हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट, जो कि आरडब्ल्यूए की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। ठीक है, तो ये कल संडे को अपलोड किया गया था। तो टाइम के इशू की वजह से हम नहीं लगा पाते, और कल हमने ग्रुप डी का मॉक टेस्ट लगा के अपलोड भी किया था। ठीक है जी। तो ये आपको फ्री वीकली टेस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा। काफ़ी नीचे जाके एनटीपीसी का एक सेक्शन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे डिटेल्स पे, तो यहाँ पे ये सारे मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। तो इससे पहले हम लगा चुके हैं इसके 16 मार्च और 23 मार्च वाले को भी। तो आज हम लगाएंगे 30 मार्च वाले को। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबके साथ एक बात कह देना चाहता हूँ कि अभी मैंने रिसेंटली एक दो दिन से कुछ अ, 5-6 कमेंट्स ऐसे देखे कि भाई अ, पता नहीं क्या क्या थे कि इतना है तो ये वो करके कुछ। और अभी रिसेंटली तो एक अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक कमेंट देखा कि स्कैमर, कि ये सबसे बड़ा स्कैमर करके कुछ ऐसे। तो भाई अपनी एनर्जी यहाँ पे ख़राब ना करें। मैं आपके सामने ये मॉक टेस्ट सॉल्व करता हूँ, ये लाइन मैं आप बोलना बंद कर दूंगा। इसको एज अ सॉल्यूशन क्यों नहीं देखते आप लोग इसको एज अ सॉल्यूशन देखिए कि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे मेरे सॉल्यूशंस में कुछ अच्छा देखने को मिलता है, कुछ अच्छी अप्रोच मिलती है, अलग सॉल्यूशन मिलते हैं बाकी जगह से, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती तो आप मेरा स्कोर देखने के लिए मत आइए। ये मैंने यूट्यूब चैनल और ये सब चीज़ें अपना स्कोर शेयर करने के लिए नहीं खोला, वरना मैं शॉर्ट्स वीडियो बना बना के स्कोर की और वो सब चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे स्कोर शेयर करने के लिए और आपका स्कोर के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए ये चैनल नहीं खोला है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। जो आप प्रतिक्रिया देते हैं स्कोर के प्रति वो मत दीजिए। ठीक है। अपनी एनर्जी यहाँ ख़राब मत करिए। अगर आप बहुत बेहतर हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इन सॉल्यूशंस की, तो आप यहाँ पे टाइम ख़राब मत करिए। ठीक है। हालांकि ऐसे बच्चों की तादाद बहुत ही कम है, मतलब 4-5 कुछ ऐसे ही कमेंट्स देखे होंगे मैंने। ज़्यादा कमेंट्स भी ऐसे नहीं हैं, बट फिर भी देख के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना। तो आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी एनर्जी गलत जगह पे ख़राब कर रहे हैं। मेरा स्कोर मत देखिए। मैं मान लेता हूँ चलिए कि मैं हाँ, बच्चे ये भी बोलते हैं कि भाई पहले से लगा के फिर लगा रहा है। ठीक है, मैं पहले से लगा के लगा रहा हूँ। जो भी चीज़ें आपको मानिए मानिए। मेरे पास ना तो इतना टाइम है कि मैं आपके चीज़ों का क्लेरिफिकेशन दूँ, ना तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं पहले से किसी को लगाऊं और फिर सब चीज़ें करूं। ठीक है। तो आप मान लीजिए आपको जो मानना है, बट यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें लेके जाइए कुछ। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या ले जा सकते हो भाई, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अच्छे लग सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं भी लगते तो आप इस चैनल पे विजिट मत करिए। ठीक है। ये चैनल मैंने अपने कुछ साथियों के लिए खोला था, जिनकी मैं हेल्प कर सकूं एक साथ। ठीक है। सबके साथ मुश्किल हो पाता था, तो मैं चाहता था कि उन सबको एक साथ हेल्प कर सकूं, और ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं उनको सॉल्यूशंस देता रहूं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं प्लान कर रहा था, जैसे एनटीपीसी के लिए जीके का बहुत सारा बेहतरीन चीज़ें। और मैंने खुद के अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं, उन सब के जो पूरे पूरे नोट्स हैं, जैसे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, जो मैंने सारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाए, उनको फ़िल्टर करके नए नए और नोट्स बना के आपके साथ शेयर किया जाए, है ना। वीडियोस लाई जाएं जीएस के लिए, जीके के लिए। वो सब चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, तो आप उसको थोड़ा सा नेगेटिव वे में मोड़ दे रहे हैं, है ना। और ऊपर से फिर ऐसे कमेंट्स की वजह से जो जेन्युइन कमेंट्स हैं, जिनकी क्वेरी जेन्युइन है, मैं उनका भी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। ठीक है। तो ये सब रामायण गाने का मेरा कोई मोटिव नहीं था किसी भी वीडियो में। अभी मैंने देखा एक दो कमेंट्स देखे तो मुझे ठीक नहीं लगा, और स्पेशली स्कैमर वाला। तो भाई स्कैमर आपको नहीं बोल रहा कि यहाँ पे आइए और अपना कटवा के जाइए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्कैम नहीं, आपके साथ स्कैम कोई नहीं किया जाएगा। आप चैनल पे विजिट ही मत करिए। ठीक है। हाँ, तो आप चैनल से दूर रहिए, और अच्छे से जिसको आपको फॉलो करना है उसको फॉलो करिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप फॉलो करिए मेरे को या किसी भी चीज़ को। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आपको वो सॉल्यूशंस अच्छे लगते हैं, आपको वो अप्रोच अच्छी लगती है, तो आप यहाँ पे सीखिए। नहीं तो फिर बिल्कुल विजिट मत करिए चैनल पे। ठीक है। आप अपनी एनर्जी ख़राब मत करिए यहाँ पे केवल स्कोर देखने के लिए, है ना। तो चलिए फिर आज बहुत सारी इन फालतू बातों के बाद शुरू करते हैं आज का मॉक। ठीक है। बाकी किसी की भी भावनाएं आहत हुई हों मेरी इन बातों से, तो मुझे माफ़ करिए। और फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा से मुझे माफ़ कर देना कि अगर ऐसी चीज़ें हैं, आप स्कोर देखने के लिए आते हैं, फालतू चीज़ें देखने के लिए आते हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पे मत आइए।
बिल्कुल विजिट मत करिए। जो चीज़ें जो जो लोग जेन्युइन चीज़ें चाहते हैं वो लोग ही यहाँ पे विजिट करें। मैं बार बार आपको यहाँ पे ये बोलने नहीं बैठूंगा, या मैं बार बार आपको इन चीज़ों का क्लेरिफिकेशन नहीं दूंगा। ठीक है, बाकी चीज़ें अगर, खैर छोड़ो, है ना, टाइम बहुत ख़राब हो गया इन चीज़ों में। चलो शुरू करते हैं आज का मॉक, 30 मार्च 2025 वाला। ठीक है जी, चलिए एग्री एंड कंटिन्यू। चलिए फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो भाई इसमें सेक्शन वाइज डिवाइड करके दे रखा है, बाकी टेक्स्ट बुक में मिक्स करके क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, और वही चीज़, सेम चीज़ बता देता हूँ पहले ही, कि जो मेरा मार्कर है, ये मार्कर तब चलता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। ठीक है, जैसे ही मार्कर आएगा स्क्रीन पॉज हो जाएगी, और इसकी वजह से आपको ये टाइम यहाँ पे रुका हुआ लगेगा, लेकिन ये टाइम बैकएंड में चल रहा है। मार्कर आने की वजह से आपको रुका हुआ लग रहा है, जैसे ही मैं मार्कर हटाऊंगा आपको टाइम दिख जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप जिस मर्जी तरीके से समझ लें, जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, रीजनिंग के साथ ही शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलिए। इसने क्या बोला, एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। किंग्स को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो किंग्स कहाँ पे है, किंग्स ये लिखा हुआ, और यहाँ पे भी किंग्स लिखा हुआ है क्या, नहीं। तो ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पे क्वीन अलग है और यहाँ पे किंग अलग है, एक ही शब्द डिफरेंस है दोनों में, बाकी सब सेम है ना। डिफरेंस कह रहा हूँ, डिफरेंट है। और ऑल ब्यूटीफुल, ऑल आर ब्यूटीफुल यहाँ पे भी सेम है। तो इनका जो कोड होगा ना, इसमें भी एक अलग कोड होगा और इसमें भी एक अलग कोड होगा। ठीक है, इसका जो अलग कोड होगा वो किंग का होगा, और इसका एक अलग कोड जो होगा वो क्वीन का होगा। ठीक है, तो लेट्स चेक करते हैं। ठीक है, ये 42 यहाँ पे है क्या, 42 यहाँ पे नहीं है, तो यानी ये 42 ही किंग का कोड है। अब बाकी क्रॉस चेक कर लो, देखो 63 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, MO यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, LUE यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तीन चीज़ें सेम है, एक अलग है, जो वो किसका कोड है, किंग का। तो ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। चलिए, इनमें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो होता है ये ओपन डोर होता है, तो यहाँ से इधर की साइड आप जा सकते हो, लेकिन इधर से इधर आप नहीं आ सकते। ये जो डोर है ना, ये डोर बंद होता है, तो यहाँ से इधर नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपको बताएं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना ना। तो ए से जी की तरफ जाना है, तो ए से जी की तरफ जाना, और नीचे ये डंडा भी साथ में चलना चाहिए। तो ए से एस की तरफ गए लेकिन डंडे का साथ छूट गया, है ना, तो वैसे ही गलत हो गया। एस से एफ की तरफ, तो एस से डी की तरफ गए, डी से एफ की तरफ गए, बिल्कुल जा सकते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक हो गया। ठीक है, ये चार ऑप्शन ही है ना, और तो कुछ नहीं दे रखा आगे, नहीं, तो इसको सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए सिलोज़म का क्वेश्चन। कोई भी मक्खन, तो ये मक्खन, कोई भी मक्खन जैम नहीं है, तो मक्खन ये जो है ये जैम नहीं है। ठीक है, केला मक्खन है, तो केला जो है वो मक्खन के अंदर आएगा। ठीक है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, केला जैम नहीं है, तो केला जैम नहीं है। जब मक्खन जैम नहीं है तो केला भी जैम नहीं होगा, क्योंकि केला मक्खन के अंदर है ना, तो ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है। केला जैम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, केला जैम नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, जब मक्खन जैम नहीं है। इनका कनेक्शन दे दिया कि बिल्कुल नहीं है, तो ये केला तो मक्खन के अंदर है ना, तो इनका संबंध बन ही नहीं सकता ना। समझ लो, केले देखो जी, ये जैसे घर है, घर के अंदर ये के रहता है, जब ये जे इस घर की बाउंड्री के अंदर ही नहीं प्रवेश कर सकता तो के तक कैसे जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दूसरा गलत होना चाहिए, तो पहला कंक्लूजन ठीक होगा, ओनली फर्स्ट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने क्या बोला, एक कोड भाषा है, कोडेड लैंग्वेज में राइट को ऐसे लिखा जा रहा है, मंथली को ऐसे लिखा जाए, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। अब देखो ये देखते ही पता नहीं चल रहा आपको कि राइट को आगे पीछे करके लिख दिया इसने, नहीं दिख रहा आपको ये इस शब्द जो है, ये अल्फ़ाबेट जो है आगे पीछे कर, देखो WRITE, तो ये शुरू के दो शब्द उल्टे लिख दिए इसने, आई को बीच का बीच में रखा और TE को भी उल्टा लिख दिया। ऐसे मंथली, मंथली में लेकिन 6 शब्द है, तो इसमें ये क्या कर रहा है, 3 शब्द, नहीं नहीं 7 शब्द है इसमें। अच्छा, 3 शब्द ठीक है, मतलब ये आधे आधे बांट के बीच वाले को एज इट इज़ रहने दे रहा है, और आधे आधे करके उनको उल्टा कर दे रहा है, जैसे इसमें MON को NOM कर दिया। ठीक है, इसमें देखिए कितने, 2 4 6 8 9 है, तो 4 और 4, बीच में क्या आएगा, ई, तो बीच में ई, और यहाँ पे क्या आएगा, TSMA, है ना, इन चारों को उल्टा करके लिख देगा ना, तो TSMA कहाँ पे है, ये रहा TSMA, और कहीं है क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। हम्म, इसकी ना एक ट्रिक होती है, इसके कोड्स होते हैं, 144, वो आपको याद है,
इसको मैं अच्छे से ना एंड में टाइम बचता ना तब समझाऊंगा, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचता ना एंड में, वो क्वेश्चन छूट जाते हैं एंड वाले। ठीक है, तो एंड में समझाऊंगा इसको, है ना। चलिए, 1664, ये क्या बोला इसने, किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए इसको सेटिस्फाई कराने के लिए इक्वेशन को। देखो, प्लस और माइनस को अगर हम बदलते बदलते हैं, तो मैंने पहले कहा है कि आप डिवाइड को चेक करो, जहाँ पे डिवाइड है वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं। ये हो रहा है कि डिवाइड, 4 एकम 4 6 24, बिल्कुल ये डिवाइड हो जाएगा, तो चेक करें। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 6 24 इंटू टू प्लस, सॉरी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, -712, और माइनस की जगह प्लस 316। ठीक है, तो 832 और प्लस का 316, ये कितना होगा, 6 7 8, 3 और 1 4, 11, इसमें से घटाना कितना, 712, तो 8 में से 2 गए 6, 3 7 4 11, 436, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया आपका, काफ़ी सारा टाइम इन्होंने बचा दिया। चलिए, इसने क्या बोला है, विंटर को ऐसे लिखा जाएगा और ऑटम को ऐसे लिखा जाएगा। तो सीजन को कैसे लिखा जाएगा, देखो पहले से पहले का कनेक्शन सबसे पहले चेक करना है, और फिर पहले से लास्ट का कनेक्शन चेक करना है आपको। ठीक है, तो W से X+1, I J+1, N X, N और X का काफ़ी लंबा हो गया मामला, और T से Q, QRST -2, EFG से J K नहीं बन रहा ना, तो एक बार लास्ट से चेक करो, ये तो कोई लॉजिक नहीं बना। WX तो +1, और K, IJK+2, और NOPQ+3। अच्छा, 1 2 3 4 है क्या, आगे देखें, 20 और 4 24 है क्या, बिल्कुल 24 है, +4, और E 5 और 5 10 है क्या, बिल्कुल सही। तो यानी कि इसने +1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है एंड से। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 UVW2 ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे एंड में +1 S का T हो जाएगा, तो एंड में सबके T है। E में +2 EFG, तो G आएगा एंड में सेकेंड लास्ट में, तो ये ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, इन दोनों में से एक होगा। अब तीसरे वाले में +3 करेंगे तो क्या आएगा, A+3 कहेंगे 4, D आएगा, है ना। तो D किस में, ऑप्शन नंबर D में, तो C भी खत्म, ऑप्शन नंबर D इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, इसने क्या बोला, उस अक्षर का चयन करें जो चमड़े के उन थैलों को निरूपित करता है जो मजबूत हैं लेकिन लाल रंग के नहीं हैं। एक तो चमड़े के थैले हैं, मजबूत है और लाल रंग के नहीं है। देखो, आयत मजबूत, तो ये मजबूत को दिखा रहा है। ठीक है, वृत्त चमड़े को दिखा रहा है, त्रिभुज थैले को दिखा रहा है, और वर्ग लाल। तो इसने बोला लाल रंग के नहीं होने चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, और बाकी क्या, चमड़े के थैले हों और मजबूत हों। तो चमड़ा, थैला, मजबूती, तीनों क्रॉस कहाँ पे कर रहे हैं, इस यहाँ पे एम पे। तो एम है क्या ऑप्शन में, तो एम ये रहा, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन किसी न किसी लॉजिक से, ये तीनों नंबर्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वो बताना कोई लॉजिक वो लॉजिक देखना होता है आपको। तो मैंने कहा है आपको सबसे पहले इन दो से, दो छोटे नंबर से बड़े नंबर को बना के देखिए। ठीक है, फिर बाकी चीज़ें बाद में। तो ये कितना हो गया, 50 75 74 -1 73, और यहाँ पे -1 करके तो 12 नहीं आएगा। ठीक है, तो इनका माइनस करेंगे, 24 24 इंटू 3 72, +1, इसको माइनस करेंगे तो इंटू 3 +1, 11 तिया 33, +1 34, नहीं बन रहा। 25 दूनी 50, 5 और 7 का स्क्वायर भी नहीं, नीचे स्क्वायर नहीं। इन दोनों का देखें तो 7 और 2 9, 9 और 8 98, 98 का आधा, और 36 और 10 46 का आधा, बिल्कुल सही है, बेहतरीन क्वेश्चन। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या क्या लॉजिक दिया है कि लास्ट के जो दो है ना पेयर, देखो सबसे आपको इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या रखनी है, पहले तो इन दो से प्लस माइनस करके इस तीसरे को बनाओ, नहीं बनता तो फिर इन दो से प्लस माइनस करके इस तीसरे को बनाओ, नहीं बनता तो फिर इन दो से प्लस माइनस करके इस तीसरे को बनाने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, इसने क्या किया, बाकी को प्लस करके उसका आधा कर दिया। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को प्लस करके आधा कर दिया, तो यहाँ देखिए इनका, तो प्लस करके आधा कैसे 35 हो जाएगा, इनका प्लस करके भी पूरा 35 नहीं है। ये कितना हो गया, 18 10 28 29 का आधा नहीं, 20 30 और 2 32 का आधा नहीं, 18 20 40 4 44 का आधा 22, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, कथन, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है,
इससे क्या क्या कंक्लूजन आप डिराइव कर सकते हो? कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं। सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, तो कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। तो हो सकता है कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर ना दिखें। तो मेरे हिसाब से दोनों सही होने चाहिए। बाकी लेट्स सी। तीन सबसे ऊपर होगी तो सबसे निचले फलक पर कौन सा नंबर आएगा? इसने बोला है कि तीन सबसे ऊपर है तो निचले सबसे नीचे, मतलब अपोजिट पूछा है। ठीक है, तो तीन ये रहा, तीन के अपोजिट क्या है ये बताना है। देखो यहाँ पे 6 और 4 है, यहाँ पे भी 6 और 4 है। तो 6 और 4 दोनों में जब कॉमन हूँ, जब दो पासे के दो सतह दोनों पासों में हूँ जो दिए हुए हैं, तो जब दो सतह कॉमन होती है तो एक जो बचती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो तीन के अपोजिट एक होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असंगत समूह को चुनना है। अगेन आपको मैंने क्या बोला, इसमें ऑड वन आउट में क्या करना होता है, सबसे पहले लास्ट पेयर को आप देखिए, है ना, उसके बाद दूसरी चीज़ों को देखेंगे, पहले लास्ट पेयर के डिफरेंस को चेक करना है। 90% केसेस में आ जाता है आंसर। देखो KLM+2, GHIJ+3, HIJK+3, PQRS+3। इसमें लास्ट वाले पेयर में दो का डिफरेंस है, बाकी सब में तीन तीन का, तो पहला वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बाकी से अलग है, ऑड वन आउट है। ठीक है। सजीव प्राणी, सर्वाहारी, हिरन और ग्रह, चार चीज़ें दे दी आपको इसमें, और वेन डायग्राम बताना है कौन सा बनेगा। तो ग्रह, ग्रह के अंदर ही तीनों रहते हैं। सजीव प्राणी, सर्वाहारी और हिरन। हिरन सर्वाहारी तो नहीं होता, हिरन तो शाकाहारी होता है। तो इसके अंदर सजीव प्राणी और उसके अंदर हिरन है, और हिरन और सर्वाहारी, सर्वाहारी अलग और हिरन अलग आएगा ना। तो ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो क्या हो सकता है, ये तो होगा बीच वाला। तो ये तो इसमें दे रखा है ए में। अच्छा, ग्रह को अलग रख दिया इन्होंने, और बाकी सजीव प्राणी, सर्वाहारी भी सजीव होते हैं और हिरन भी सजीव होता है, लेकिन दोनों का कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि सर्वाहारी अलग है, हिरन शाकाहारी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें पी से शुरू हो रहा है, एस पे खत्म हो रहा है, लेकिन पी काफ़ी बार इसमें दिख रहा है। तो इसको काउंट करके जल्दी से डिवाइड कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो गए। 2 4 6 7 8, 18 को 6 6 में डिवाइड कर दें। 1 2 3 4 5 6, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 गलत डिवाइड कर दिया भाई। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो पी से शुरुआत हुई तो यहाँ पे पी आ जाएगा पहली बात तो, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है। एंड में एस है तो यहाँ पे एस आ जाएगा और यहाँ पे भी एस आ जाएगा। अब पहले चेक करते हैं, 1 2 3 थर्ड लास्ट में पी कौन से इसमें है। देखो यहाँ पे थर्ड लास्ट में पी है क्या, नहीं तो ये गलत हो गया। यहाँ पे थर्ड लास्ट में पी है क्या, ये हो सकता है। यहाँ पे भी थर्ड लास्ट में पी है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है जी। अब हमने और क्या चेक किया, पी के जस्ट बगल में क्या है, एस है। तो पी के जस्ट बगल में यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। आपने देखा, केवल इन दो से आपने ऑप्शन से आंसर निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से इनको करना है आपको। चलिए, कबीर, मेस्सी, रोनाल्डो, शेरोन, ये सब हैं, और मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके, ठीक है, सेंटर की तरफ इनका मुंह है। 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। मूसा शेरोन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मूसा शेरोन के, सॉरी सॉरी, शेरोन लिखना था ना पहले, शेरोन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ शेरोन होगा, शेरोन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे मूसा बैठा है। कबीर मूसा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो मूसा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कबीर बैठा है। ठीक है। रोनाल्डो कबीर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, कबीर के बाईं ओर यहाँ पे रोनाल्डो बैठा है ठीक बगल में। ठीक है। राज मूसा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो बाईं ओर यहाँ पे राज बैठा है, ऊपर भी आ रहते हैं, RJ लिख देते हैं। ठीक है, राज मूसा के ठीक बाईं ओर बगल में बैठे हैं। और रोनाल्डो और मेस्सी के ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो रोनाल्डो का यहाँ पे है, मेस्सी का है, मेस्सी। ये एम कौन था, एम था मूसा, तो ये मूसा है। और मेस्सी यहाँ पे होगा ना, जो बची हुई जगह यहाँ पे मेस्सी होगा, तो इनके बीच में कौन बैठा है, एस, एस से क्या है, एस से क्या है, शेरोन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सुबह चित्रांशी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। यदि अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर पड़ती है तो अयान किस दिशा में अभिमुख है। देखो ये कौन है, चित्रांशी, और कौन बैठा है,
एक सुबह चित्रांशी और अयान, ये चित्रांशी है और ये अयान है। ये एक दूसरे के आमने सामने, और क्या वक्त क्या है, सुबह का। तो ईस्ट से सूरज निकलता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर पड़ रही है, तो चित्रांशी के बाएं ओर मतलब यहाँ पे पड़ रही है छाया, तो सूरज इधर से निकल रहा होगा, है ना। जब भी तो छाया दूसरी साइड पड़ती है, तो जब सूरज ईस्ट से निकल रहा है तो सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होता है। अगर ये सीधा हाथ है तो ये उल्टा हाथ हो जाएगा वेस्ट, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा नॉर्थ, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा आपका ये साउथ। ठीक है। ठीक है, पूछा गया इसने अयान किस दिशा में अभिमुख है, तो ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, तो अयान ने साउथ की तरफ मुंह कर रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिस तरफ सूरज होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बनती है क्या, छाया। ठीक है जी। ठीक है, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं ये बताना है आपको। यार ये क्वेश्चंस टाइम खराब करते हैं, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 17 के बाद तो ऑप्शन ही आसपास नहीं दिख रहे भाई, इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि हमने पिछले मॉक में भी देखा था काफ़ी ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है बीच में, एंड में फिर हमें इजी इजी क्वेश्चंस छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है। यदि शब्द एम्पलीफाई के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है एम्पलीफाई को। ठीक है, सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद बी सी डी ई एफ, एफ है यहाँ पे, एफ जी एच आई, आई है यहाँ पे, आई के बाद जी एच आई जे के एल, एल हैगा यहाँ पे, एम हैगा, एल एम एन ओ पी, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। कितनों का स्थान जो है प्लेस चेंज नहीं हुआ है, तो ए पहली जगह पे है, यहाँ पे सेम एक, उसके बाद एम है, फिर पी है, और फिर एल है। तो यहाँ पे चौथे स्थान पे एल है, यहाँ पे भी एल है, तो एल का चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एल के बाद एम है नहीं, आई एफ नहीं, वाई, वाई भी चेंज नहीं हुआ, तो 3 का स्थान चेंज नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट होगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोज को ऐसे लिखा, देखो यहाँ पे भी सेम आपको चीज़ दिख रही है, नोज को देखो कैसे लिख दिया, एनओ बीच में और एस अलग अलग, देख रहे हो, सेम चीज़ वही पिछले वाले क्वेश्चन जैसी है ना। इसने क्या किया, इन्हीं को आगे पीछे करके लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 4 शब्द हैं, यहाँ पे तो 5 हैं, तो इनको कैसे किया जाएगा, नोज में एन ओ बीच में है और ये ई इधर आ गया, ये एंड वाला उठ के पहले आ गया, तो डी पहले आ जाएगा और फिर पी आर ओ यू हो जाएगा, तो डी पहले फिर पी आर ओ यू, तो इसमें एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो कैसे हो सकता है ये, एन एक आगे खिसक गया तो पी एक आगे खिसक गया यहाँ पे, लेकिन ई यानी कि सबसे एंड वाला आगे आ गया। मेरे हिसाब से ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा, हालांकि देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इन्हीं को आगे पीछे करके लिख दिया इसने। तो क्या लग सकता है इसमें लॉजिक, एक बार चेक करते हैं। एन का ई से गैप देखें तो कितना है, 5 और 14 9 का गैप, ओ से एन का भी कोई गैप नहीं हो रहा, एन ओ +1, तो शुरुआत से तो नहीं हो रहा, एक बार एंड से देखें तो एन एस ओ सेम है, तो इनका भी कोई गैप से तो कनेक्शन नहीं बन रहा। एक बार इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो सी डी ई एफ जी एच आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, अच्छा ये भी हो सकता है कि इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया हो, तो एक बार इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके देखें, तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, सॉरी डी पहले आएगा ना, डी बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डी ओ पी आर यू, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बेहतरीन क्वेश्चन, हमें ऐसा लगा देखने से कि इसको ही इंटरचेंज करके लिख दिया, आगे पीछे करके लिख दिया, बट इसने क्या किया है, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा रखा है। ठीक है, तो आपको यही करना है, पहले आगे से ये पहले से पहले का कनेक्शन, फिर पहले से सेकंड का,
नहीं दिखता तो उसके बाद आप एक एक बार ये भी चेक करा करिए। मैं हमेशा हर मॉक में ये चेक करता हूँ ना कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं दे रखा है ये। ठीक है, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन ईज़ी होता है लेकिन ये टफ बन जाता है क्योंकि बच्चे इसको चेक नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, इस पे ध्यान रखना है। अगर हम क्या करें, आपस में बदल दें, इन दो चिन्हों को बदल दें तो कौन सा सही नहीं होगा। तो 6 × 4 = 24, प्लस की जगह -7, माइनस की जगह +3 डिवाइडेड बाय 1 3, माइनस की जगह +21। लेकिन यहाँ पे बताना क्या है भाई, ये इक्वल किसके होगा। इक्वल टू का तो इसमें साइन ही नहीं है, कहीं ये इक्वल टू तो नहीं है यहाँ पे, या बीच में दोनों जगह यहाँ पे तो नहीं है इक्वल टू। बट फिर ये डिवाइड नहीं चेंज होगा। एक बार यहाँ पे इक्वल टू रख के देखते हैं इधर, तो ये बन पा रहा है क्या। 4 - 4 = 20, तो ये तो नहीं बन पा रहा। बन रहा है क्या, 6 × 24 -7 +3, तो -4 = 20, तो ये तो पहला नहीं बन पा रहा ना। सेकंड वाले में देखें तो 6 × 54 -7 +2 × 8 = 51 है क्या। -3 51 है, बिल्कुल सही। तो यानी कि शायद लॉजिक, ये शायद इन्होंने मिसप्रिंट कर रखा है। ये शायद इक्वल टू का निशान होगा, अगर इक्वल टू का है तो ठीक है, नहीं तो फिर टाइम ख़राब नहीं करेंगे। कौन सा सही नहीं होगा, तो सही सेकंड वाला सही है, पहला वाला सही नहीं होगा केवल। ठीक है, चलिए रिलेशन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या बताना है। पी से एस का क्या संबंध है, तो पी और एस, ये रे पूरा करना है। P × Q, P × Q का मतलब क्या है, A × B का मतलब ए बी की माँ है। तो ए जो है ये माँ है किसकी, बी मतलब क्यू की माँ है। ठीक है, Q डिवाइडेड बाय आर का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, तो ये ए भाई है किसका, बी का। ठीक है, R - T का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, तो ए बहन है किसकी, बी की। बी कौन है, टी। T + S का मतलब क्या है, ए बी का बेटा है, तो ये जो है टी बेटा है बी का, तो बी मतलब एस का बेटा है, तो पी का भी ये बेटा है तो एस का भी है, तो एस इनके पिताजी होंगे जब पी माता है तो। ठीक है, पूछा गया इसने पी का एस से क्या संबंध है, तो पी जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी हुई ना, पी जो है वो एस की पत्नी हुई। तो ऑप्शन नंबर है क्या पत्नी का, ये रहा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये वाली आकृति किस में दिख रही है आपको ये बताना है। इसमें दिख रही है क्या, नहीं। इसमें दिख रही है क्या, नहीं। इसमें तो दिख ही नहीं रही। इसमें दिख रही है क्या, बिल्कुल दिख रही है। देखो ये ऐसे बन रहा है नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है केवल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7। यार ये रेड रेड क्यों आ रहा है, ये सेव नहीं हुई क्या, अच्छा ये तो हमने क्वेश्चन एंड के लिए छोड़ा है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, मेरे को लगा ये सेव नहीं होता ना, कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं ऐसे करके। चलिए इसमें ही बताना, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ये -3 दिख रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, यहाँ -3 होगा क्या, 114। तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया ना, -3 -3 -3 -3 -3। ठीक है, -3 होगा, 114 इज द करेक्ट आंसर। कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद कैसा बनेगा। अच्छा इसने ये मोड़ के इसको पहले ऐसे मोड़ा है और फिर ऊपर मोड़ दिया, तो अब देखो ये जब ऐसे खुलेगा ना तो मिरर इमेज बनाएगा ऐसे करके, ये ऐसे मिरर इमेज बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस पार्ट में, आधे पार्ट में मिरर इमेज चेक करो इसके जैसी कहाँ पे बन रही है। इसमें बन रही है नहीं, इसमें बन रही है नहीं, इसमें बन रही है नहीं, इसमें बन रही है केवल। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा पार्ट भी इसका मिरर इमेज बनेगा, बिल्कुल सही। तो केवल डी में बन रही है मिरर इमेज इस तरीके से। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। PQRST में सबसे कम वजन किसका है। उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है ये बताना है। क्यू का वजन पी और एस से कम है, तो जो क्यू है इसका वजन पी और एस से कम है, तो पी और एस का इनसे ज़्यादा है। ठीक है, तथा एस का वजन टी से ज़्यादा है। बस को खुला खुला करके लिख लेते हैं, पी और एस का वजन किससे ज़्यादा है, क्यू से ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, और एस का वजन टी से ज़्यादा है, तो एस का वजन ज़्यादा है टी से। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से पता चल रहा है कि किसका सबसे कम है, PQRST में। PQR तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, तो पहली वाली स्टेटमेंट इनफ नहीं होगी, खाली एक। ठीक है, आर का वजन क्यू से अधिक है लेकिन टी से कम है, तो आर का वजन क्यू से अधिक है यानी कि यहाँ पे है, और टी से कम है यानी कि यहाँ पे है। ठीक है, पूछा गया इसने किसका वजन सबसे कम है, सबसे कम किसका दिख रहा है, यहाँ पे क्यू का ही दिख रहा है। 1 2 3 4 5 पाँचों आ गए ना, बिल्कुल। तो ये दोनों एक साथ पर्याप्त है। जब हमें दोनों स्टेटमेंट एक साथ दी जाएंगी ना, तब हम इसका आंसर बता सकते हैं, खाली एक इससे नहीं बता सकते। ठीक है, किससे, खाली एक स्टेटमेंट से नहीं बता सकते।
इनमें से कौन इतिहास, विज्ञान और संस्कृत में अच्छा है? रोहन और कुंदन इतिहास और संस्कृत में अच्छे हैं, श्याम और रोहन गणित और। देखो ये ना काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें ना ऑप्शन से चेक करूंगा। मेरे को ऑप्शन सबसे पहले कुंदन है, तो मैं पहले कुंदन को चेक करता हूँ, कुंदन इतिहास, विज्ञान और संस्कृत में अच्छा है या नहीं। तो कुंदन मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो कुंदन इतिहास और संस्कृत में तो अच्छा है। तो इतिहास और संस्कृत हो गया। मेरे को विज्ञान में देखना है, क्या विज्ञान में कुंदन है? श्याम और रोहन नहीं। गोपाल और कुंदन, कुंदन विज्ञान और संस्कृत में भी अच्छा है, तो यानी कि कुंदन ही वो व्यक्ति है। देखो पहले ही ऑप्शन हो गया। बाकी देखो आप दूसरे को चेक करोगे, तो जैसे गोपाल है, तो गोपाल का नाम देखो, गोपाल कहाँ है? गोपाल, तो गोपाल विज्ञान और संस्कृत में अच्छा है, ठीक है। विज्ञान और संस्कृत, अब इतिहास बचा, तो श्याम, गोपाल। गणित और कला, देखो इतिहास से इसका कहीं कनेक्शन नहीं रखा ना गोपाल का, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, वरना इनका बहुत ज़्यादा लेंदी सॉल्यूशंस होते हैं इनके। ठीक है, चलिए। इसने क्या बोला, कौन सी आकृति पैटर्न को पूरा करेगी, ये बताना है। ठीक है, देखिए। तो सबसे पहले अगर हम बीच वाले एरो को देखें, तो एरो नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। अब यहाँ पे ऊपर ऐसे एरो आएगा, तो एरो ऊपर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम इस बॉल को देखें, तो बॉल ऐसे हो जा रही है, फिर ऊपर की तरफ अब ऐसे हो जाएगा ये साइन बॉल के अंदर, और ये कोने में बॉल आएगी। बॉल कहाँ पे आएगी? एक सेकेंड, दो बार हो रहा है ना, एक दो तीन चार, ये ऊपर आएगी यहाँ पे, इधर की साइड बॉल आएगी ना, इधर की साइड बॉल इसी में, ऑप्शन नंबर 1 में। इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न को क्या पूरा कर रहा है ये बताना है। चलिए, तो 8 और 6 से ये कैसे बन रहा है? 8 6 14 पंजे 70 में +6 किया, 12 और 10 22 में, 22 × 5 110, 110 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 116, ऑप्शन में ही नहीं है। 8 6 48, दूनी 96 नहीं, 8 6 14 पंजे 70 में 6 प्लस किया, तो +6 मतलब बीच वाला प्लस कर दिया। इसमें चेक करें, क्रॉस चेक एक बार, तो 13 और 7 20, 20 पंजे 100, 100 में बीच वाला प्लस कर दिया 13, बिल्कुल सही। इनको जोड़ के ×5 और बीच वाला प्लस, तो 22 पंजे 110 और प्लस बीच वाला 110 + 10 120, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही क्रम में इसको किस में बदलना है? डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो इन क्वेश्चन को मैंने आपको बोला ऑप्शन से करते हैं। डिक्शनरी वाले को देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। तो 2 और 4 में से पहले कौन सा आएगा ये चेक कर लेते हैं। 2 और 4 में से पहले कौन सा आएगा? UNA B, UNA C। तो बी पहले आता है या सी पहले आता है? तो बी पहले आता है, तो 4 बाद में आएगा, 2 पहले आएगा, तो 4 वाला ऑप्शन खत्म। पहले 2 आना चाहिए ना, बिल्कुल। इसके बाद यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, चेक ही मत करो। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। अब ये देखना है 6 और 5 में से पहले कौन सा आएगा, तो 5 और 6 में से पहले कौन सा आ रहा है? UNAN, UNAF। तो एफ पहले आता है या एन पहले आता है? एफ पहले आता है ना, तो 6 पहले आएगा, 5 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 1। तो 1 और 3 में से देखो कौन सा पहले आएगा, तो 1 और 3। UNAW, UNAV, तो वी पहले आता है या डब्ल्यू? TUVW, तो वी पहले आता है, 3 पहले आता है एक बाद में, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इनको डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसने क्या बोला? दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि मिरर इमेज आपको बनानी है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, इंग्लिश में नहीं दिख रहा हो तो देख लेना आप। मिरर इमेज कैसे बनाओगे? देखो पहले तो झंडा देखो, झंडा ऐसे बनना चाहिए, सामने दिखता हुआ, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे चारों में है झंडा। ठीक है, बाकी ये जो लाइंस है ना, ऐसे ऐसे हो रही हैं, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे होंगी, तो ऐसे ऐसे इस ऑप्शन में हो रही है, इसमें हो रही है, ये तो गलत हो गया। इसमें नीचे नीचे हो रही है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, और हमें इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये क्रॉस लाइन ऐसे ऐसे दे रखी है, लेकिन यहाँ पे एक जगह खाली है और यहाँ पे भी एक जगह खाली है, ये वाली। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मिरर इमेज के क्वेश्चंस तो आप बहुत आसानी से कर ही लेते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, रीजनिंग खत्म हो चुकी है, मैथ्स पे आ चुके हैं। ठीक है जी, चलिए मैथ्स को करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, तो ये क्या है? 36/9, तो ये कितना हो गया? 9 × 36, 4 × 5/15, तो ×5/15 कितना हो जाएगा? 1/3, 5 × 5 = 15, प्लस 7 × 21, ठीक है, अपॉन में 6/12 यानी कि 1/2, इंटू 3/12 यानी 1/4, 3 × 3 = 12, प्लस 8 × 24।
ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/8, 1/8 प्लस 24, और ऊपर क्या है 4/3 प्लस 21। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 21 × 63 प्लस 4/3 आ गया ये, तो ये कितना आ गया 67/3। नीचे क्या आएगा, तो 1 प्लस 24 अट्ठे, 25 अट्ठे 200, 200 में से 8 गया 192। ठीक है, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 17 18 19। ठीक है, अपॉन में 8, तो 193 अपॉन में 8। एक बार कलर बदल देते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये 3 नीचे आ जाएगा फ्रैक्शन में और ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 67 × 8 अपॉन में 193 × 3। ठीक है, तो 8 सत्ते 56, 5 8 6 48, 50 और 3 53, अपॉन में कितना हो गया 3 3 9, 3 9 27, 2 3 एकम 3 और 2 5, तो 536 अपॉन में 579। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है ये तो। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, अभी यहाँ पे सी लगा देता मैं, मेरे को नीचे जैसे दिख गया तो मैंने ए चेक कर लिया। आगे पीछे करके इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ध्यान से जरा, है ना। चलिए, क्या बोला इसने, 5 क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं का एवरेज 100 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर बताना है। देखो, जब क्रमागत संख्याओं की बात होती है ना, तो एवरेज जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है। देखो 5 संख्या 1 2 3 4 5, तो क्रमागत संख्याओं में हमेशा एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। तो एवरेज कितना है 100 है, तो बीच वाली संख्या 100 होगी। ठीक है, तो इसके इधर वाली 99 होगी और इसके इधर वाली 98 होगी। ये 101 होगी और ये 102 होगी। ठीक है, बोला क्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर। तो ये सबसे छोटी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी का अंतर सबसे बड़ी का वर्ग माइनस सबसे छोटी का वर्ग का अंतर बताना है। अब देखो यहाँ पे स्मार्टली चलो, a² - b² क्या होता है, a+b a-b, तो 102 और ये कितना हो गया 200, a+b इंटू a-b, तो इसमें से ये क्या कितना बचा 4, तो 4 दूनी 8, 800, तो डिफरेंस कितना हो गया 800। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसने क्या बोला है कि अगला समुच्चय क्या होगा, तो इसमें अगला आगे क्या आएगा ये बताना है। 2 3 3 5 5 7 7 11, लास्ट वाला नंबर तो पहले पहले आता जा रहा है, आप देख पा रहे हो ना, 7 7 11 11 13 13, तो शुरुआत तो 13 से होगी, तो ये ऑप्शन खत्म और ये अरे एक ही ऑप्शन तो खत्म हुआ है बस, ये ऑप्शन खत्म है ना। शुरुआत जब 13 से हो रही है तो एक ऑप्शन खत्म। 2 3 2 डिफरेंस तो नहीं है ना। अच्छे प्राइम नंबर से 3 5 5 7 7 11 11 13, तो उसके बाद 13 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है 17, तो 13 17, इनका प्राइम नंबर्स का जोड़ा दे रखा है इन्होंने। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, 13 वर्ष बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1/2 गुनी, सॉरी 1.2 गुनी होगी। पिनाकी की वर्तमान आयु पता करें। तो भाई इनमें मैं नहीं बनाता इक्वेशन, मैं इनमें सीधा ऑप्शन पुट करके देखता हूँ। तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन 28 को पुट करूँ, पूछा क्या पिनाकी की वर्तमान आयु, तो अगर पिनाकी और भास्वती, पिनाकी की अगर वर्तमान आयु 28 है, तो पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, तो भास्वती इससे 9 वर्ष बड़ी होगी, तो कितनी हो जाएगी 37 वर्ष की। ठीक है, 13 वर्ष बाद, तो अब से 13 वर्ष बाद 11 3 4 41, और इसकी 13 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी आयु 50। ठीक है, भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1.2 गुनी है क्या। पिनाकी की आयु में अगर 1.2 से मल्टीप्लाई करूं तो 50 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यानी 28 से तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये मेरे को आपको समझाने में समय लग रहा है, लेकिन जब आप करोगे ना ऑप्शन को पुट करके, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर मैं 32 मानता हूँ पिनाकी भास्वती, अगर पिनाकी की 32 आयु है तो इससे 9 ज़्यादा क्या है, ये 9 वर्ष छोटी है, तो इनसे 9 ज़्यादा मतलब 41, तो ये 41 हो गया। ठीक है, 13 वर्ष बाद, तो प्लस 13 करेंगे कितना आएगा 3 2 5 4 और 1 5, 13 वर्ष बाद कितना आएगा 3 4 5। 13 वर्ष बाद पिनाकी की आयु की 1.2 गुनी, अगर मैं इसमें 1.2 को करता हूँ मल्टीप्लाई, तो 54 आएगा क्या, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 50 और 4 54, आ गया ना। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर गया। सिंपल, इक्वेशन बनाने से मैं इसमें बेफिजूल में टाइम खराब होता है, इसलिए बचता हूँ। चलिए, इसको 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, पहले भी पूछे जा चुके हैं एसएससी में भी, और रेलवे में तो काफ़ी पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चन। तो 32 से 127 को अगर विभाजित करूँ
तो 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 इंटू 4 करूँगा तो 128 आएगा, लेकिन 127 एक कम है इससे, है ना। अगर मैं 32 को इंटू 4 करता 128 आता, तो ये पूरा कट जाता, लेकिन ये एक कम है तो -1 रिमाइंडर है, -1 है रिमाइंडर। और -1 की पावर 97, तो -1 ही होगा, ठीक है। ऑड पावर है ना, तो -1 होगा। प्लस 97, तो 32 तिया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 96 पूरा कट गया, बचा कितना रिमाइंडर, एक। और एक की 97 पावर 97, और एक से एक खत्म, तो 0 बचेगा रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। एक मूल दूसरे के 2.5 गुना है, तो एक x की वैल्यू अगर 1 है, तो दूसरे x की वैल्यू कितनी है, 2.5 है ना, ये होगा ना। लेकिन आगे पहले इसको ना स्किप करते हैं मैं इन इस तरीके से ना, हमारे बार क्या होता है, हमें टाइम कम बढ़ जाता है ना एंड में, तो इसको अभी थोड़ा बाद में देखेंगे, है ना। हमें इस बार टाइम मैनेज करते हुए चलना है, वरना हम टाइम की वजह से एंड में बहुत सारा चीज़ों को मिस कर देते हैं। चलिए इसमें क्या बोला इसने, एक व्यक्ति ने इतने की धनराशि को X% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया और पहली राशि से दुगनी राशि को X+2% वार्षिक दर पर निवेश किया। यदि दोनों निवेशों पर इतने वर्ष में अर्जित कुल ब्याज इतना है, तो दूसरे निवेश पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। इतने रुपए की धनराशि X% की रेट से पहली धनराशि की दुगनी धनराशि, यानी इससे डबल धनराशि को X+2% की साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। यदि दोनों निवेशों पर 3.5 वर्षों में अर्जित कुल लाभ इतना है, साधारण ब्याज है, तो पहले मैं ना 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेता हूँ। देखो 3.5 वर्ष मतलब 7/2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, 23,110.5। ये अगर मैं इंटू 1 कर दूँ, ये इतने वर्ष का ब्याज है, इंटू 1 कर दूँ तो इंटू यहाँ पे चला जाएगा 2 और अपॉन में 7। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूँ तो नीचे 10 लगा दूंगा, बिल्कुल। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 7 से काटें तो यहाँ ऊपर लिखता हूँ 7 तिया 21, 2 इधर गया, 7 तिया 21 0, 7 एकम 7, 3 गया, 7 पंजे 35, 5 से काटें तो 5 इंक 30, 5 इंक 30 0, 5 तिया 15। तो 1 साल का ब्याज आ गया 6603। इसको हटाते हैं, जगह कम है हमारे पास लिखने की, और कलर बदलते हैं। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 6603, है ना। 1 साल का ब्याज आ गया, ठीक है। 18,600 की धनराशि पर X% का साधारण ब्याज था। तो अगर मैं कहूँ कि 18,600 का X% था, पहले इस धनराशि का ब्याज ये हो गया, प्लस अब इसकी दुगनी, यानी 18,600 इंटू टू, दुगनी राशि का X+2%, X+2%। तो 0 से 2 0 खत्म, यहाँ पे यहाँ भी 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है, बराबर है ये, ठीक है जी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक बार कलर दोबारा से बदलते हैं, ब्लू। तो 186x प्लस, यहाँ पे क्या है, 186 इंटू 2x+2। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 18×36 372 इंटू x+2, ठीक है। तो 372x और प्लस इसका डबल, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 2 तिया 6 और 1 7, ठीक है। 6 7 दूनी 14, 1, बिल्कुल ठीक है। बराबर कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो ये 744 इधर प्लस में, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 744। तो अगर हम माइनस करते हैं इसको, कितना बचेगा, 13 में से 4 गया 9, और 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 15 बचा, 15 में से 7 गया, 7 और 8 15, इधर बचा 5, ठीक है। 9 9 4 13, 3 5 5 10 16 1, ठीक है, इतना बचा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना एक्स बन जाएगा ये, ये बन गया भाई कितना, 6 और 2 8, और 6 और 2 8 हो गया, 8 और 7 15, 1 3 और 4 1 5, 558, ठीक है। तो ये 558 एक्स हो गया, है ना। इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ मैं, तो 6 और 2 8, 7 8 15, 3 4 और 1 5, 558 एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 558 अपॉन में रख देंगे तो, ठीक है।
10 8 18, 10 8 18, 9 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 6 54, 9 6 54, एक बचा, 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा, 9 6 54, चार बचा, 9 पंजे 45, 9 एकम 9। तो इसको 62 से काटना है भाई। तो 62 एकम 62, 62 एकम 62, कितना बचा, 3 और 1, पॉइंट लगा दें। नहीं, जीरो बार में जाएगा ना, 31 तो जीरो बार में जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे और जीरो। तो 62 दूनी, दो दूनी 4, 6 दूनी 12, 100, गलती कर दी क्या कैलकुलेशन में। 9 6 54, 4 9 5 45, 9 एकम 9, 62 नीचे 9 6 54, 9 दूनी 18, 6 6, 62 एकम 62, फिर से 3 उधर गया, 31 0, 10.62। अच्छा अच्छा अच्छा, दो क्यों कर रहा हूँ मैं इसमें, 62 पंजे दिख रहा है ना मेरे को, ये 5 दूनी 10, 6 पंजे 30, तो ये 62 पंजे 310 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, मैं दूनी करके 124 देख रहा हूँ, 62 पंजे हो गया, तो यानी 10.5 आ गया, बिल्कुल सही। तो 10.5 आ गया एक्स की वैल्यू। तो एक मिनट देखें, एक्स लिख देते हैं जल्दी से, 10.5। पूछा क्या है, पूछा क्या, दूसरे निवेश पर ब्याज की दर कितनी थी। तो पहले वर्ष ब्याज की दर कितनी थी, X%, यानी कि ये दूसरे वर्ष इससे दो ज़्यादा, यानी कि 12.5% आ जाएगी, और 12.5% ऑप्शन में नहीं है क्या, हैगा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए ऊपर आ जा भाई। एक गली में स्थित मकान ए, इसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर लेते हैं ना, खाली जगह मिल जाएगी हमें लिखने के लिए। एक गली में स्थित मकान ए के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर स्थित एक अन्य मकान बी के शीर्ष और पाद के उन्नयन और अवनमन कोण क्रमशः इतने इतने हैं। तो एक बार इसको बनाते हुए चलते हैं। एक गली में मकान ए है, ये मकान ए है, के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर स्थित एक अन्य मकान बी के शीर्ष और पाद के उन्नयन, तो यानी इससे उन्नयन यानी ऊपर देख के भी कौन बनाएगा ये, तो इससे ऊपर देख के कौन बना रहा है दूसरी बिल्डिंग बी से, और नीचे भी देख के कौन बना रहा है भाई ये, ऐसे करके। ठीक है, तो उन्नयन कोण कितना है भाई, उन्नयन यानी ऊपर देख के बना रहा है जो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो ऊपर देख के कितना कोण बना रहा है, उन्नयन 60। ठीक है, और अवनमन कितना बना रहा है, 45, यानी कि ये वाला भी 45। ठीक है, उन्नयन और अवनमन। ठीक है, मकान ए की ऊंचाई 36 मीटर है, तो ये मकान ए जो है वो 36 मीटर ऊंचा है। मकान बी की ऊंचाई कितनी है ये बतानी है टोटल ओवरऑल, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये भी 36 है, तो इसकी वैल्यू बतानी क्या हो जाएगी। इसकी वैल्यू के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, पहले नीचे वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। तो नीचे वाली वैल्यू के लिए अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये क्या है, 45 डिग्री है, तो ये क्या है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार होता है टेन थीटा। तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, एक होती है। अगर हम 1045 की वैल्यू पुट करें तो 1/1 बराबर 36 बटा आधार, तो आधार की वैल्यू आ गई 36, तो नीचे वाला भी 36 हो गया। ठीक है, 1045 एक होता है ना, तो 36/36 एक आ गया। तो इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई 36 है। अब इसकी वैल्यू निकाल दूंगा मैं इजीली। कैसे, ये क्या है, लंब और आधार, तो लंब बटे आधार अगेन 10 थीटा। अब यहाँ पे 1060 की वैल्यू पूछे, तो 1060 की वैल्यू होती है 30। तो लंब कितना है, हमने मान लिया यहाँ पे इसको x, तो लंब x अपॉन में आधार 36 बराबर √3। तो ये इधर आ जाएगा 36, तो 36 √3 आ जाएगा इसकी वैल्यू, और 36 इसकी है। तो पूछा क्या है, निकटतम पूर्णांक तक पूछा है। एक बार कलर बदल दें इसका, तो भाई इसमें प्लस करना है 36 को, और तो अगर मैं 36 को बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, √3 + 1। तो √3 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है, 1.7 होती है, +1, तो ये 2.7 हो गया। तो 36 गुणा 2.7, चलो भाई ऊपर कर लेते हैं 36 की गुणा 2.7 से, तो 7 छिक 42, 7 या 21, 4 25, इंटू 2 छिक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 2 7 9, 97.2। तो 97.2 ये अप्रोक्स में 98 ही इसके दिख रहा है। ठीक है जी, और यही तो पूछा था ना, 36 नीचे का है तो ऊपर का x, हाँ हाँ यही पूछा था, इसकी ऊंचाई पूछी थी ना, बिल्कुल। किसी संख्या के 45% में से 30 घटाने पर परिणाम 150 आता है,
तो अगर मैं इस संख्या के 45% में से 30 घटा दूं तो परिणाम 150 आता है। ठीक है, तो ये 30 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 30 यहाँ पे, यहाँ से ख़त्म, तो ये 180 हो गया। ठीक है, ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो 45 एक्स की वैल्यू ये है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 45 इंटू में, तो अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, तो ये 4 बार में जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 400। तो ऑप्शन नंबर ये पूछा ना संख्या, ऑप्शन नंबर ए, संख्या एक्स मान ली थी ना हमने, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला इसने, क्वेश्चन देखें, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। तो अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो ये ऐसे चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, समान दिशा में, यानी सेम डायरेक्शन में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे राज और मधुर। तो राज और मधुर नाम के दो व्यक्ति हैं जो कि इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं इसकी चाल से। इनको रेलगाड़ी पहले 9 सेकंड में, पहले वाले को 9 सेकंड में और दूसरे वाले को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई एक्स है, तो लंबाई बतानी है रेलगाड़ी की कितनी होगी। चलिए भाई, इसमें इसका कुछ काम नहीं था, नॉर्थ साउथ का बेफिजुल में दे रखा है, बस ये बता रखा है इन्होंने कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब देखो, अगर मैं मान लूँ लंबाई, ट्रेन की लंबाई एक्स है, ठीक है, अब ये सेम डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, एक आगे एक लड़का चल रहा है, पहले बात करते हैं राज की, जिसको वो 9 सेकंड में पार कर रही है। राज की स्पीड क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी सेकंड में दे रखा है मामला, सेकंड में, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बिल्कुल, 2×18, तो 5/9 की स्पीड से ये चल रहा है। ठीक है, हमने मान लिया ट्रेन की स्पीड टी। अगर ट्रेन टी की स्पीड से चल रही है, जब सेम डायरेक्शन में किसी व्यक्ति को ट्रेन क्रॉस करेगी, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अपनी दूरी के बराबर। अगर यहाँ पे कोई ट्रेन जा रही होती है, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी पीछे वाली इसको क्रॉस करने के लिए, अपनी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस, है ना, अपनी लेंथ प्लस इसकी लेंथ। लेकिन जब आगे केवल एक व्यक्ति जा रहा है, तो इसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, बिल्कुल, तो वो एक्स मीटर तय करेगी दूरी, अपॉन, देखो टाइम दे रखा है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होती है, जब सेम डायरेक्शन में दोनों चीज़ें चल रही होती है तो रिलेटिव स्पीड लगती है, माइनस हो जाता है। ट्रेन की स्पीड अगर टी है, तो माइनस करना पड़ेगा व्यक्ति की स्पीड जो कि 5/9 है। ठीक है, ये पहली सिचुएशन होगी, बराबर कितना दे रखा है, 9। ये पहली सिचुएशन होगी। दूसरी सिचुएशन में सेम चीज़ दे रखी है, 10 सेकंड में पार करते हैं दूसरे व्यक्ति को, जिसकी स्पीड क्या है, डबल है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 4 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 2×4, 2×18, 10/9। तो टी स्पीड माइनस 10/9, ये कितना आ रहा है यहाँ पे 10। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 9t माइनस 9t, 9t आ गया भाई। तो अगर मैं ये देखूँ, x/-9t -5/9, ठीक है, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो 9x बन जाएगा। ये ऊपर यहाँ पे साइड में 9 है, तो ये 9 इधर चला जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा अपना 9t-5। ठीक है, यहाँ पे x बराबर 9t-5 आ गया, और यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, 9t-10/9, अगेन ऊपर चला गया 9। ठीक है, तो 9x, यहाँ पे ऊपर 9x हो गया, बराबर कितना हो गया, 10 × 9t-10। ठीक है, तो हो जाएगा 90t-100। ठीक है, ये कितना हो गया, 9x बराबर इतना हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं इनकी इक्वेशन बना दूं कलर बदल के, इक्वेशन कैसे बना दूं, ये देखो 90t है, इधर मैं इसको ले जाऊं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं छोटा छोटा 90t, ये 100 इधर ले जा रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, -9x बराबर 100 आ गया। ठीक है, ऐसी इसमें बनाने की कोशिश करूँ तो 90, ये 5 इधर ले जाऊँ, x इधर ले जाता हूँ, 90 -x बराबर 5, ये आ गया। तो यहाँ पे 90 है, कलर बदल देते हैं, रेड दिख नहीं रहा यहाँ पे, ब्लू। तो यहाँ पे 90 है और यहाँ पे x है। ठीक है, तो अगर मैं इसको काट दूँ, यहाँ पे 90 बना दूँ, तो इंटू 10 कर दूँ सब में, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। तो 90 से 90 कट जाएगा, अगर मैं इनके साइन चेंज कर देता हूँ, प्लस माइनस, तो ये खत्म। ठीक है, 90t से 90t खत्म, ऊपर 9x है नीचे 10, तो x की वैल्यू बराबर कितने आ गई, 100 में से 50 गया 50। पूछा क्या, x का मान पूछा, x का मान कितना आ गया, 50। ऑप्शन नंबर डी इज दी
करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा के एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई इतनी खींची जाती है कि न्यूनतम दूरी बता रहा है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन है भाई ये। एक सर्कल है, इसका एक व्यास है, कितना है ये व्यास कितना दे रखा है 42। तो देखो रेडियस कितनी व्यास वाले 58 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो 58 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 30 दूनी 60, 29 29। ठीक है जी, 42 सेंटीमीटर की एक जीवा खींची, यानी कि यहाँ पे एक जीवा खींच दी 42 सेंटीमीटर की, इसकी दूरी लंबाई कितनी है 42। ठीक है, उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा के अन्य समांतर एक और कोड खींची गई इसके समांतर जो कि 40 सेंटीमीटर की, एक और खींच दी, यह है 40 सेंटीमीटर की। ठीक है, कि न्यूनतम दूरी बतानी है उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से अन्य समांतर जीवा की न्यूनतम दूरी, यानी इनके बीच की दूरी बतानी है, इनके बीच की दूरी ये बतानी है, दोनों जीवा के बीच की दूरी बतानी है। अब देखो अगर मैं इसको इससे मिलाता हूँ, ये ऑलरेडी पहले भी आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बराबर बराबर भागों में बांटेगी इसको। ठीक है, अगर ऐसे मिला दूँ, अब मैं देखो इसको ऐसे मिला दूँ। ठीक है, तो ये रेडियस है, ये 29 है ना, ये रेडियस है, और ये 42 है, तो ये वाली नीचे वाली 21 हो जाएगी, और यहाँ पे नीचे वाली 20 हो जाएगी। तो आपको पता है 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है ना, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 31 ये 29 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो बात को। ऐसे ही अगर मैं इससे इसको मिला देता हूँ, तो ये 29 है, नीचे 20 है, तो ये वाली पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी 21। ये पूरी 21 है, ब्लू कलर से देख लेते हैं एक बार, ये वाली पूरी 21 है। ठीक है, और ये वाली जो 20 है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर हो गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग करके कर सकते हो। 29 का स्क्वायर 841, माइनस 21 का स्क्वायर 441, 400 बचा, तो 400 किसका स्क्वायर है 20 का। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आंसर क्या है सी। तीन संख्याओं का माध्य 15 और आंकड़ों की रेंज 9 थी। सबसे बड़ी संख्या और मध्य संख्या के बीच का अंतर मध्य संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का दुगना था। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बतानी है। इसको ऐसे ऊपर कर लेते हैं, नहीं हो रहा, लिखने का थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है ना। तीन संख्याओं का माध्य 15 है, तो अगर मैं मानूँ वो तीन संख्या ए बी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी को 3 से भाजित करने पर माध्य कितना आ रहा है 15। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 या 45, तीनों का योग 45 आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी संख्या और मध्य संख्या के बीच का अंतर, अच्छा मैं ये मान लेता हूँ ए सबसे छोटी है, बी उससे बड़ी और सी सबसे बड़ी है, ऐसे मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या सी और उसके मध्य संख्या के, मध्य मतलब बी, तो सी और बी के बीच का अंतर मध्य संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो बी मध्य संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का दुगना है, तो ये बराबर इनके अंतर का दुगना है। ठीक है, ठीक है। और क्या बोला है इसने, और कुछ तो नहीं बोला, माध्य दे रखा है, रेंज दे रखी है। तो रेंज होती है आपको पता है, सबसे बड़ी में से माइनस करते हैं सबसे छोटी को, तो रेंज आ जाती है। तो सी माइनस ए बराबर क्या दे रखा है 9 दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ से ये चीज़ें दे रखी हैं, तो मैं इनमें सॉल्व करना शुरू करता हूँ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ पहले सी माइनस बी को, तो सी माइनस बी बराबर 2b माइनस 2a। तो सी बराबर आ गया, ये बी इधर चला गया, तो 3b माइनस 2a। ठीक है, ये सी की वैल्यू आ गई। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सी की वैल्यू क्या दे रखी है 9 प्लस ए। ठीक है, मैं आंसर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 9 प्लस ए दे रखी है सी की वैल्यू, तो अगर मैं यहाँ पे 9 प्लस ए रख दूँ सी की वैल्यू, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 3b माइनस 2a। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। तो 9 बराबर 3b माइनस 3a, 3 से कट रहा है सब कुछ, तो 3 बराबर b माइनस ए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सी की वैल्यू ये आ रही थी, तो अब ये क्या आ गया देखो, सी 9 प्लस ए आ गया, तो ए की फॉर्म में आ गया सी। तो अगर मैं बी को भी ए की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, +3 प्लस ए हो जाएगा। देखो सी को मैंने ए की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे 9 प्लस ए, अब बी को भी मैंने ए की फॉर्म में लिख दिया, तो ये आ गया 3 इधर 3 प्लस ए। ठीक है, ए तो ए की फॉर्म में है ही,
ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इस वजह से, ताकि मैं इनको प्लस करूँ तो मेरा आंसर आ जाए। देखो ए की वैल्यू ए है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 + ए, प्लस सी की वैल्यू क्या है 9 + ए, बराबर कितना है 45। ठीक है, कलर बदल देंगे, दिख नहीं रहा। तो ये कितना, 1 2 3, सॉरी ये 3, 3a प्लस ये 9 और 3 12, बराबर कितना है 45। तो 3a बराबर कितना आ गया 3 और 3, तो a बराबर आ गया 11। ठीक है, तो अगर a बराबर 11 है, देखो a बराबर अगर 11 आ गया तो b बराबर कितना आ गया 11 और 3 14। यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ ना, a बराबर 11 आ गया और b बराबर 14 आ गया। ठीक है, और तीनों का योग कितना 45, तो c बराबर क्या आ गया 14 15 तो 25 और 20, तो c बराबर आ गया 20। पूछा क्या है, पूछा क्या है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर आ गया 20, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरी तरीके से बेसिक से हमने करने की कोशिश की है इसको, बिल्कुल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में भी देखते रहना चाहिए, बिल्कुल। केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर बिंदु ए और बी स्थित है, पी ए और पी बी बाहरी बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। ये हर एक मॉक में आ रहा है ना, टेक्स्ट बुक पर भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। देखो ये ए और ये बी, नीचे बी बिंदु है, मिला रहे हैं किसको, पी बिंदु होगा कोई बाहर, यहाँ पे पी, और पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं। ठीक है, पी ए और पी बी 42 डिग्री पर एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं, पी ए और पी बी झुके हुए हैं 42 डिग्री, यानी ये इसकी बात कर रहा होगा 42 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी, तो ओ क्या है केंद्र है, ओ ए बी, तो ये देखो इनको ऐसे मिला दो, ये पूछ कह रहा है इसकी वैल्यू, ओ ए बी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, बार बार बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चन, एसएससी में भी आते रहते हैं। आपको पता है ये 90 डिग्री का कौन बनता है, ये भी 90 डिग्री का कौन बनता है, ये 42 का दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 दूनी 18, और ये 4 22, तो ये हो गया तीनों का योग 222 डिग्री, और चारों का योग कितना होता है, चतुर्भुज में चारों एंगल्स का योग होता है 360 डिग्री। 10 में से 2 के 8, 5 में से 3, 3 में से 1, तो इसकी वैल्यू आ गई, इस वाले एंगल की वैल्यू आ गई 138। ठीक है, अब भाई आपको ये पता है, देखो ये रेडियस है, एक बार इसका कलर बदलता हूँ, इस ट्रायंगल की बात करें, मेरे को ये निकालना है ना। अब मैं देखो ये बताऊँ, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो दो भुजाएं, ये और ये एंगल जो है वो बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं वाले एंगल जो है वो बराबर होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों एंगल का योग होता है 180, और एक एंगल का 138 है, तो बचे हुए एंगल कितने हो जाएंगे दोनों, दो, साथ में से 3 गया 4। ठीक है, तो इन दोनों का योग 42 होगा, और बराबर होंगे दोनों, तो 21 21 हो जाएंगे ना दोनों। इसका मान पूछा था 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ऑप्शन कह रहा हूँ, मार्कर। क्वेश्चन नंबर 14, इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो √261, तो इसके अप्रोक्स, इसके पास रूट होता है 256, 16 का, 17 का 289 होता है, 16 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसके बाद की संख्या पहली वाली प्राकृत होगी 17। ठीक है, ये किसका रूट है, ये रूट किसका है भाई, 1 2 4 संख्या है, तो एंड में 2 0 होनी चाहिए। तो अगर मैं 200 का कहूँ तो ये 40,000, तो 40,000 से ज़्यादा है। तो अगर मैं 21 210 का इसको रूट कहूँ, तो 4 4 1 के आसपास होना चाहिए था, 4 4 1 के आसपास ही है, क्योंकि अगर मैं 22 कर दूँ इसको, तो ये कितना हो जाएगा 484, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 210 के आसपास होनी चाहिए। अभी 211 12 13 कुछ भी हो सकती है, ऑप्शंस में गैप है ना, हाँ ऑप्शन में गैप तो है, तो ये वाली वैल्यू 210 के आसपास हो जाएगी, 210 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी हल्की सी। ठीक है, तो 16 से 210 के बीच में कितनी प्राकृत संख्या आएंगी, अगर मैं इसमें से 16 को घटा दूं तो कितना बचेगा, 4 9 और 1, है ना। तो 194 के आसपास, तो दो यार, यहाँ पे 96 है 95 है। तो 194 के आसपास तो भाई दो संख्याएं हैं,
काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा अगर मैं इसको कर करके देखूँ 211 212 से। अब यहाँ पे पेन पेपर भी नहीं है, एक बार को अगर टाइम होता तो मैं करके देख लेता। तो 194 के आसपास मुझे 195 लग रही है, तो मैं इस पे रिस्क लूँगा, इसको मैं करूँगा मार्क, ठीक है, वरना काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला इसने, समीकरण बराबर ये बराबर ये के ग्राफों के प्रतिच्छेद बिंदु पी अल्फा बीटा है, तो 3 अल्फा माइनस बीटा का मान क्या है। प्रतिच्छेद बिंदु ये है पी, एक्स और वाई होता है ना, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है अल्फा और बीटा, ठीक है। तो 3 अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है, तो एक्स और वाई की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ पहले, ये दे रखा है 3x माइनस 5y बराबर 19, और यहाँ पे दे रखा है 3y माइनस 7x बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ पे 7x है या 3x है, तो यहाँ पे अगर मैं बराबर बनाना चाहूँ तो यहाँ 3y या 5y है, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इंटू 3, और इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इंटू 5, तो बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15x माइनस 5 × 3 = 15y, सॉरी 3 × 3 = 9x हो जाएगा ये, बराबर 19 × 3 = 57। तो 5 × 3 = 15y, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 15y इसके सामने, ठीक है, प्लस का 15y, 7 × 21x जो कि माइनस का हो जाएगा ना। और शिट यार, मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 35x, ठीक है, बराबर -5, ठीक है, प्लस माइनस दोनों खत्म ये, तो इसमें से ये गया कितना बचा, माइनस का 15 में से 9 6 और 2 26x बराबर इसमें कितना बचा 5 2 52, तो माइनस का 26x बराबर 52, तो x बराबर आ गया -2। अगर x बराबर -2 आ गया, इसको मिटा देते हैं, x की वैल्यू आ गई -2, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ x की वैल्यू -2, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 -5y बराबर 19 है, तो ये कितना हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 19, इधर गया तो ये कितना हो जाएगा -2 -6 -19 बराबर 5y, तो ये कितना हो गया 6 25, 5 -5 हो गया ना ये, ठीक है। तो ये 3 दूनी 6 -6 -5, तो 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, तो -1, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु इतनी है, महिला कर्मचारियों की औसत आयु इतनी है। यदि सभी कर्मचारियों की औसत आयु इतनी है, तो महिला कर्मचारियों की संख्या बतानी है। टोटल 600 है, तो महिला और पुरुष, तो महिला कर्मचारियों की जो एवरेज एज है कितनी 42 है, और सॉरी मेल की, और ये फीमेल है, ठीक है। तो महिला कर्मचारियों की कितनी है 41 है, और मेल की 42 है, ठीक है। यदि सभी कर्मचारियों की औसत, यहाँ टोटल ओवरऑल कितनी है 41 वर्ष और 9 महीने, 9 महीने का मतलब है 3/4 वर्ष, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 पूरे में से क्या 1/4 बचेगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 3/4 बचेगा, ये रेशियो आगे 4 से 4 खत्म, तो 3:1 में इनकी संख्या विभाजित होगी। तो 600 को 3:1 में विभाजित करेंगे 4, तो 15, 15 तिया 45, 450, और 15 150, ठीक है जी। चलिए, तो पूछा गया था इसने महिलाओं की संख्या, तो महिला कितनी आ गई, फीमेल आ गई 150, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे अंदर भेज दो इन्हें। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। इस समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। वही एरिया पूछा होगा इसने, हाँ वही क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। अब समचतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी आपको बतानी चाहिए, ये दोनों विकर्ण जो है ये आपस में बराबर बराबर पे काटते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। तो ये 13 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 5 में विभाजित करेगा, ठीक है। तो अब ये 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लगेगी यहाँ पे, तो ये 5 ये 13, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होता है,
तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी। और एरिया क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 इंटू D1 कितना है 10, D1 D2 कितना है 24। तो 2 एकम 2 दूनी 4, 120। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक सेकेंड। अरे अंदर आ जाओ। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ एक मेज बेचता है और 70% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसी मेज को 50% छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी और एक मेज को बेच के 70% का लाभ अर्जित किया। ठीक है। हम्म, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 70% का लाभ अर्जित किया। तो अगर मैं मानूं कि उसने वो मेज 170 रुपये में बेची तो कॉस्ट प्राइस ये हो गया। अगर मैं मान लूँ उसने 100 रुपये में वो चीज़ बेची, है ना, सेलिंग प्राइस जो है उसका 100 रुपये था। ठीक है। तो ये जो है 100 रुपये, इसमें 70 रुपये का लाभ भी है, तो ये 170% के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से करें तो ऐसे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा नहीं। तो दूसरे तरीके से अगर हम इसको करें तो कैसे कर सकते हैं। हम्म, मेज पर अगर 50% की छूट दी जाए, तो मैं इसका पहले मैं इसका अंकित मूल्य ही निकाल लेता हूँ ना। अगर मैं मानता हूँ कि सेलिंग प्राइस इसका 100 रुपये है, ठीक है, मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ बेची है जिसमें 70% का लाभ भी इंक्लूडेड है, और ये 100 रुपये 25% की छूट देने के बाद मैं बेचा है मैंने 100 रुपये में। ठीक है। तो यानी ये 100 रुपये 75% के बराबर है ना। ये 75% के बराबर है, तो इनका 100% निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 25 × 75, 25 × 100, तो 400/3। ये मेरा क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है इसने कि उस मेज को 50% की छूट पर, तो अब यहाँ पे मार्क प्राइस का ही काम है, तो मार्क प्राइस में 50% की छूट पर बेचूंगा तो लाभ बताना है कितने का हो जाएगा। देखो क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है 100 रुपये, इसमें 70% का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, तो ये 170% के बराबर है। तो इंटू 100 करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 1000/17 आ गया मेरा क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 ही मान लेता तो सही रहता। खैर चलो, 50% की छूट पर बेचता है तो नया लाभ प्रतिशत बताना है। अब इससे 50% की छूट पर बेचना है, तो मार्क प्राइस इतना आ गया मेरा। अब इसके 1/2 पे बेचना है मेरे को, तो 200/3 रुपये में बेचूंगा मैं इसको। 200/3 रुपये में बेचूंगा। 200/3 रुपये में बेचने पर इसको कितना लाभ मिलेगा। यार इसको मैं सोच रहा था और इजी तरीके से कर देता तो। खैर चलो, इसको मैं मानता हूँ कॉस्ट प्राइस इसका 100 रुपये था, तो उसने 70% के लाभ पर इसको बेचा, तो सेलिंग प्राइस इसका हो गया 170। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे अंदर भेज दे इनको, अंदर बैठ जाएंगे। 170 हो गया। तो अब इसने ये बोला कि 25% की छूट दी है। अंकित मूल्य पे क्या किया इन्होंने, 25% की छूट देने के बाद इतने रुपए का बेचा है। तो ये अंकित मूल्य के 75% के बराबर है। तो अंकित मूल्य निकालूं मैं अगर इसका 100%, तो 25 × 75, 25 × 100। तो ये कितना हो जाएगा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 17 × 4 = 68, 680/3, है ना। अब ठीक है, अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस भी इजी है तो मैं कर दूंगा। ठीक है, मैंने कॉस्ट प्राइस मान के सेलिंग प्राइस डायरेक्ट मान लिया 170, 70% के लाभ पे बेचा। तो अब मैंने ये मार्क प्राइस निकाल दिया, क्योंकि उसने क्या किया था, उसमें 25% की छूट देने के बाद, यानी कि सेलिंग प्राइस जो था ये मार्क प्राइस के 75% के बराबर था, तो मैंने मार्क प्राइस निकाल दिया। ठीक है। अब उसने बोला मार्क प्राइस पे 50% की छूट, यानी कि 1/2 की छूट। तो 2×3 = 6, 2×4 = 8, 0 4, इतने में बेचा उसने। ठीक है। अब उसने आधे में बेचा है ना, 50% की छूट मतलब आधे में बेचा उसने। तो कितने बिक दिया, 3 × 3, 3 × 3, 3×3 = 9.33। तो अब इतने में बिकेगा अगर 50% की छूट देगा, तो 100 से कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 13 रुपये एक्स्ट्रा मिले, 13.33, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे ही मैं करना चाह रहा था, लेकिन वैसे भी हो जाता, बट मैं इजी तरीके से इस तरीके से करना चाह रहा था। चलिए, पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात इतना था। पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात क्रमशः इतने इतने थे।
यदि उनकी वर्तमान आय का योग इतना है तो एक्स की वर्तमान आय कितनी है। पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात इतना था। पिछले वर्ष इतना था अनुपात। पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात में क्रमशः ये हो गया। मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर पिछले साल देखो, पिछले साल की एज जो इनका क्या है अनुपात ये है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो आज है इस वर्ष, इस वर्ष जो है उनका अनुपात ये हो गया। अगर पहले उनका 3 था, पहले उनकी इनकम अगर 3 थी तो अब वो 4 हो गई। यानी ये जो 4 है, अगर ये 3 होता तो एक की वैल्यू कितनी हो जाती, इतनी हो जाती। अब भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 4। समझ रहे हो। यानी पहले, अब ये कह रहा है पहले पिछले साल इनकी जो इनकम थी उसका रेशियो ये था। वो कह रहा है कि इस साल क्या हो रहा है कि अगर पिछले साल 3 रुपये थी इनकी इनकम तो वो 4 हो जा रही है। तो यानी 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 4/3 इंटू 4। अब इतनी होगी ना, 4 हो गई है। 4 की वैल्यू ये, तो ये प्रेजेंट की आ गई इनकम। ठीक है। ऐसी सेम इसमें कर रखा है। ये 5 जो है, ये 2 की वैल्यू दे रखी है, और इंटू क्या है, 3 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो गया, 16/3, 5 दिया 15/2। ठीक है, ये रेशियो आ गया। अगर मैं इनको इंटू कर देता हूँ तो ऊपर 2 नीचे 15 आ जाएगा। ये कितना है, 16 दूनी 32, और नीचे कितना आ गया, 15 × 45। इस रेशियो में क्या आ गया इनका, ये आ गया इनका प्रेजेंट इनकम का रेशियो आ गया। ठीक है। तो एक्स की वर्तमान इनकम बतानी, एक्स की प्रेजेंट इनकम बतानी है, तो एक्स की प्रेजेंट इनकम कितनी है, 32। टोटल सम कितना हो गया दोनों का, 4 3 7 और 7 77। योग कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। ये 77 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 200। और पूछा कि किसकी इनकम है, एक्स, तो एक्स की इनकम कितनी है, 32। तो 32 में गुणा करनी है 200 की, तो 32 दूनी 64, 6400। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। बहुत कम टाइम बच रहा है, अभी तो 10 क्वेश्चन और रह गए यार। ये इतना टाइम कैसे चला जाता है भाई। कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन में भी टाइम चला जाता है ना। 10a + b बराबर 10a - b बराबर ये है, a + b बराबर √3। √3 क्या होता है, 10 30 की वैल्यू होती है ना, 10 60 की वैल्यू होती है। तो a + b बराबर 60 डिग्री होना चाहिए, और a - b कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, है ना। क्योंकि 30 डिग्री तो 10 30 तो होता है 1/3। तो पूछा गया इसने a + b की वैल्यू पूछी है ना, a और b की वैल्यू पूछी है। ये ऐसे कट गया तो 2a बराबर कितना आ गया, 90। तो a की वैल्यू आ गई 45। तो a अगर 45 है तो दोनों का योग 60 है, तो दूसरा हो गया 15। तो 45 15, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी संख्या 11 13 और 7 से पूर्णतः विभाजित है। क्या बात है, बहुत दिनों बाद ये सवाल दिखा। 7 11 13 का आपको रूल पता है ना, ABC। जो इस फॉर्म में लिखी होती है संख्या, वो 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो देखें इसमें 7 2 4 6 2 4 6 2 4 नहीं, 6 2 4 6 2 4 ये वाली होगी संख्या, 6 2 4 नहीं, 6 2 4 4 नहीं। ठीक है। इस वाली जो फॉर्म में लिखी होती है वो 7 11 13 से विभाजित होती है। ये आपने नंबर सिस्टम में जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, गारंटेड। ठीक है जी। चलिए, एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है। तो ये चोर है। अब आगे पुलिस भी आएगी ना, हाँ पुलिस भी आएगी। ठीक है। चोर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बाइक चला रहा है। पुलिस ने तुरंत ही 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछा करना शुरू किया। पुलिस इस बार स्लो भाग रही है भाई। 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया, जिसे ठीक करने में 30 मिनट का समय लगा। इसके बाद गाड़ी की चाल बढ़कर 120 किलोमीटर हो गई। चोर को कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। ठीक है। तो 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हुआ, तो 1 घंटे में ये इतना चल चुका था, ये इतना चल चुका था। ठीक है। अब 30 मिनट तक तो पुलिस खड़ी होकर इस गाड़ी को ठीक कराती रही। ठीक है। और ये 30 मिनट में, यानी आधे घंटे में 50 किलोमीटर और चल दिया। तो ये 150 किलोमीटर चल चुका है। इतनी देर में ये 75 किलोमीटर ही चल चुके हैं, 1.5 घंटे तक। ठीक है। ये 1.5 घंटे का टाइम है इनका। ठीक है जी। चोर को कितने समय बाद पकड़ा जाएगा बताना। अब ये गाड़ी ठीक करने के बाद इनकी स्पीड कितनी होगी, 120, और ये चल रहा है 100। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 75। 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है ना पुलिस को। लेकिन अब पुलिस क्या है, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर पा रही है, 20 किलोमीटर, है ना। 1 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पा रही है ना, चोर के करीब जाने के लिए, क्योंकि 1 घंटे में 120 चल रही है, 100 चल रहा है। तो अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो अराउंड 80, यानी कि 4 घंटे लगेंगे अराउंड। 1.5 घंटा ये रहा, इसमें 4 से थोड़ा सा कम लगेगा ना, 80 से थोड़ा डिस्टेंस कम कवर करना है ना। तो 1.5 घंटे पहले हो गए, 4 घंटे, 5.5 के अप्रॉक्स लगेंगे, और 5.5 के अप्रॉक्स एक ही ऑप्शन में आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राघव ने एक शर्ट को इतने में खरीदा और शर्ट की कीमत में
40% की वृद्धि की 75 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत छूट देना होगा? 1500 रुपये में खरीद के 40% वृद्धि कर दी, तो 10%, 150, 300, 600, तो यानी उसने 2100 रुपये कर दी उसकी वृद्धि। 75 रुपये का लाभ कमाना है उसने, 1500 रुपये में खरीदी थी, उसको 75 रुपये ही लाभ कमाना है, 1575 रुपये में उसको बेचनी है। तो 2100 रुपये की चीज़ 1575 में बेचना चाहता है, तो कितने परसेंट की उसको छूट देनी होगी? तो 75 रुपये बढ़ाए, 600 में से ये गया, कितने बचे? 525। 2100 रुपये में छूट दे रहा है, और इंटू 100% के लिए 7 या 21, 7 7 49, 7 5 35, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25% इज द करेक्ट आंसर। एक सेकेंड। अरे अंदर बैठ जाओ सोनम, अंदर बैठ जाओ। और चलिए, तो इसका कितना आ गया? क्या था इसका? 75% क्या आया था भाई इसका? 525 अपॉन में 21, 7 या 21, 7 7 49, 25। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल इतना है, और सम द्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हैं, और तीनों का योगफल 20 है। बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात इतना है। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और तीनों का योग इतना है। इसने बोला बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात, यानी कि जो बराबर लंबाई वाली भुजाएं हैं उनमें से एक 3 है और आधार कितना है? 4 है, ठीक है। तो ये अगर 3 है तो ये वाली भी 3 होनी चाहिए, बिल्कुल। और तीनों का योग कितना दे रखा है? 20। तो 3 3 6 4 10, इनका योग तो 10 है, एक्चुअली में 20 होना चाहिए, तो ये सबकी वैल्यू डबल कर दो। 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है ना। इनका योग 10 आ रहा था, बट होना चाहिए था 20, तो इसको डबल कर दिया, ठीक है। त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है, यानी अगर मैं इसमें ऐसे बनाता हूँ तो इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई बतानी है आपको। अब देखो, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे अगर मैं इस पर लंब डालूंगा तो ये दो बराबर भागों में ही विभाजित करेगा इसको, 1:1 में, क्योंकि भुजाओं का रेशियो भी 1:1 है। तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो कर्ण का वर्ग यानी 36 बराबर लंब का वर्ग यानी एक्स के स्क्वायर जमा आधार यानी कि 4 चौक 16। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 36 - 16 मतलब 20। तो एक्स बराबर हो गया √20। तो ये कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 5 बाहर, सॉरी 2 बाहर, और रूट के अंदर 5। तो 2 √5, ऑप्शन नंबर सी, सी लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखना है सी। तो सी, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सी, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य समान हैं। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है, और बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना है, तो ए और बी का क्रय मूल्य बताना है कितना होगा, ठीक है जी। चलिए, इसने बोला क्या है? ए को 28% के लाभ पर बेचा, और बी को 24% की हानि पर। तो 28% के लाभ पर, तो अगर मैं 28% की बात करता हूँ, तो ये कितना हो गया? 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यानी 25 रुपए की चीज़ को मैंने कितने रुपए में बेचा है? 30 और 3 33, 32, सॉरी, 25, 5 30 और 2 32, 25 रुपए की चीज़ को 32 रुपए में बेचा है। और सेम इस पे 24% की हानि हुई है, तो यानी कि 100 रुपए की चीज़ को मैं कितने में बेच रहा हूँ? 76 रुपए में बेच रहा हूँ, है ना। तो 4 एकम 4, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? 25 रुपए की चीज़ को 19 रुपए में बेच रहा हूँ, है ना। और बोल क्या रहा है? दोनों का अ, विक्रय मूल्य समान है, ये बोला है इसने। विक्रय मूल्य, जो सेलिंग प्राइस है, ये समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 32 है, 19 है। तो अगर मैं इसमें 19 की मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 32 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये सेम हो जाएगा ना। बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो करिए। कलर बदल के। तो 19 पंजे 95, 19 दूनी 38 और 10 48, में से एक गया ये। तो 19 दूनी 38, 3 19 57 और 3 60। तो 32, 25 दूनी 50,
5, 75 और 5 80, है ना। 25 दूनी 50, 5 25 या 75, 5 80, 19 दूनी 38, ये तो सेम ही आएगा ना, 608। ठीक है, विक्रय मूल्य समान हो गया। बोला क्या, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, बोला इसने और भी कुछ है क्या, कुल विक्रय मूल्य इतना है, तो यानी ये कुल विक्रय मूल्य यानी कि ये और ये मिला के कितना है, 600 600 1216। 1216 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी, तो ये 1216 की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 1216 की वैल्यू इतनी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू इतनी हो गई। पूछा क्या है, क्रय मूल्य अलग अलग दोनों का। तो इसको 4 से काटे, ऊपर काट के देखते हैं एक बार। 6840 अपॉन में 1216, सही है ना। 19 दूनी 38, 3 57 60 6, ठीक है। 4 तिया 12, 0 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 1 0। ठीक है, 7 8 9 10, 5 छिंक नहीं हुआ, 2 4 से नहीं कट रहा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 52। शायद यहाँ कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई, इसको आगे चलते हैं, टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट देखते हैं। तालिका के अनुसार 2001 से 2005 तक निम्नों में से किसकी उत्पादन वृद्धि दर सर्वाधिक है। उत्पादन वृद्धि दर किसकी सर्वाधिक है देखना है। 2001 से 5 तक गोल्ड 24 से 85 तक पहुंच पा रहे हैं, तो ये 24 से 85, तो कितना बढ़ गया, 60 और एक 61, 24 पे 61 बढ़ गया, तो ये कितना बढ़ गया, 24 तिया 72, 24 दूनी 48, 50। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाएगी यार, बहुत टाइम कम है, एक बार आगे चलते हैं। अगेन आज भी टाइम की वजह से क्वेश्चंस छूट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, एक शंक्वाकार ठोस धात्विक खिलौने का आधार अर्धगोलाकार है जिसकी त्रिज्या इतनी है, शंकु की ऊंचाई इसकी आधार की त्रिज्या के बराबर है, धातु का आयतन बताना है। देखो ये शंकु है, इसके नीचे अर्धगोला है, इसकी रेडियस और इसकी ऊंचाई बराबर दे रखी है। तो धातु का आयतन यानी कि पहले तो शंकु का आयतन पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, आर स्क्वायर एच कितनी है, एच आर के बराबर ही है, तो यहाँ पे इंटू आर कर दूँ मैं, तो ये 1/3 पाई आर की क्यूब प्लस 2/3 पाई आर की क्यूब। अगर मैं 1/3 पाई आर की क्यूब को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 + 2, तो ये कितना हो गया, 3, 3 से 3 गया, बचा कितना, पाई आर की क्यूब। तो पाई कितना है, 22/7, और आर की क्यूब कितना आ गया, 3.5। इसको मिटा के लिखते हैं ना, पाई आर की क्यूब कितना है, 3/5, सॉरी 3.5, तो इसको मैं डायरेक्ट पॉइंट हटा के लिख रहा हूँ, अपॉन में 10। ठीक है, तो ये 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 एकम 2। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 49 इंटू 11, तो 11 में 49 की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 नहीं 99, 44 और 10 54, 53 अपॉन में 4, कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3/4, 134। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक बार जीएस को देख लें क्या, इसमें तो क्वेश्चंस इजी ही हैं ऐसा सच ऐसा नहीं है, बट एक बार टाइम कम है, देखते हैं। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ था नागपुर में, ये पीवाईक्यू का ऑलरेडी पूछा गया है। नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन होता है, नॉमिनल हेड कौन होता है भाई, राष्ट्रपति होता है। उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट इंक्रीज स्पीड ऑफ सीपीयू की स्पीड जो बढ़ा सकती होती है, कैशे मेमोरी, ये उसमें दिल्ली पुलिस के कंप्यूटर वगैरह में पूछा गया ऑलरेडी क्वेश्चन। आरबीआई लेन देन के स्थानीय करेंसी को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, नहीं पता। सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर। तो ये सारे जो मीटर वगैरह हैं, याद रखने, इनकी एक वो होती है लिस्ट, इसको याद करना है। मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में पहला स्थान किस राज्य ने किया है,
मैनग्रोव आई थिंक पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, तो इस पर रिस्क लेते हैं, और मुझे पता नहीं है। उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। पहली महिला जो किसी भी हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी, बाद में देखते हैं, नहीं पता। सभा की प्रारूप समिति का सदस्य कौन था? प्रारूप समिति में राजेंद्र प्रसाद नहीं, महात्मा गांधी नहीं, सूर्य सेन नहीं, के एम मुंशी। भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? डॉक्टर सी वी रमन ने। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। सशस्त्र सेना चिकित्सा कौन सी सहायता के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर? करंट अफेयर क्वेश्चन। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर परत बन जाती है, पारे का गोलाकार बूंद रहती है, पता नहीं भाई क्या है ये। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो सभी अदालतों पर जो बाध्यकारी होता है उसका होता है आर्टिकल 141। देखो, 1 और 1 के बीच में होता है ना, ये बाध्यकारी होता है, इस तरीके से याद कर सकते हो, 1 और 1 बीच में 4। सुप्रीम कोर्ट ने विकास का अधिकार महत्वपूर्णता दी है। विकास का अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट, पता नहीं यार इनमें से कौन सा होगा। 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1915 में थे, ये 16 में थे, ये 15 में थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ड्रीम ड्रीम्स ऑफ माई फादर, बराक ओबामा। महाबलीपुरम एकाश्म शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम था, नहीं पता। फिट इंडिया आइकन किसे नामित किया गया हाल ही में? ये किसी और मॉक में भी आया था, आयुष्मान खुराना। ये शायद टेक्स्ट बुक के मॉक में भी आया था। 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए किसकी स्थापना की गई? पूछ रहा है कि 1982 में नाबार्ड हुआ था, 1982 में स्थापित। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? जेलीफिश है निडेरिया, ये टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन। एडविन हब्बल हब्बल का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लेमेट्रे इनके स्थापना की थी, और उन्होंने बताया था कि एक्सपेंशन हो रहा है। किस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध है? 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन। उत्पादन के साधन का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। निजी स्वामित्व जो होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक में होता है। जंग लगने के लिए 3 घटक आवश्यक होते हैं, जो एक तो लोहा होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, और नमी होनी चाहिए। लोहा, ऑक्सीजन, नमी। हम्म। किस राज्य के सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने का, पता नहीं क्या है ये। भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत कौन सा था? आईएनएस गोदावरी। हिमालय किस किस भाग सी इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है? कौन से भाग में है कंचनजंगा? सिक्किम। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम में। कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? विलियम बेंटिक। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? कचरे और पानी में टाइफाइड या फिर मलेरिया। स्कर्वी का तो संबंध नहीं है, एनीमिया भी खून का मामला है। टाइफाइड और मलेरिया जो है वो साफ पानी, तो शायद टाइफाइड होना चाहिए। संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है? जिसमें नदी, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्ष और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं। खड़ी दीवारें किसमें होती है? कैनियन में। ये ज्योग्राफी 9th क्लास की आपने पढ़ा होगा। मोहन वीणा एक संशोधित हवाइन गिटार, साइन गिटार भी कहा जाता है, पता नहीं कौन है। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति डैश की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। मिट्टी की अम्लीय प्रवृत्ति, पता नहीं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना 1945। विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था 20 मार्च। अंगूरों अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है टारटरिक एसिड। केंद्र राज्य संबंधों पर अध्ययन अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था। केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है सरकारी आयोग। किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? सीपीयू, माइंड ऑफ द कंप्यूटर। वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पेबोस, बार बार क्वेश्चन आया हुआ पीवाईक्यू में, बलबन थे जिन्होंने शुरुआत की थी। किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? पहला रेडियो शो आई थिंक 1923 में किया गया था। 1923 में ही किया गया था, हाँ। मैथ्स के देखते हैं अभी हमने कितने क्वेश्चन छोड़ दिए थे भाई। एक दो क्वेश्चन हो पाए तो देखें। एक पहिए का व्यास इतना है,
380 चक्रों में पहिए को कितनी दूरी तय करेगा पहिया। तो भाई ये तो इजी सा है, बट देखें कितना। तो पहले तो 2 पाई आर कितनी हो जाएगी, 1.33/2। एक चक्कर में इतना और 380 चक्कर में इतना। नीचे 2 जीरो, एक जीरो से ये जीरो खत्म, 2 एकम 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 नीम 18। तो ये 7 से गया, 7 एकम 7 और 7 नीम 63। तो ये 19 × 19 और 44। तो 19 का स्क्वायर होता है 361। 4 एकम 4, 4 6 24, 4 तिया 12 13 14 इंटू 4 4 1 4 8 8 5 1 158, 1588। ऑप्शन नंबर कौन हो गया ना क्लिक। चलो भाई, आज भी थोड़ा टाइम का शॉर्टेज पड़ा, जिस वजह से कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाए, जिनका अभी आंसर करके देख लेंगे। तो ओवरऑल हमारा फिर भी स्कोर आज रहा 81। इसको हटाते हैं, ऊपर से हटेगा ये ऐसे। तो इसका टोटल ओवरऑल स्कोर जो रहा वो 81.34। और टोटल क्वेश्चन 2 गलत हुए। लेट्स सी कौन से क्वेश्चन गलत हुए। ये सेक्शनल स्कोर है। रीजनिंग में नहीं कोई गलत हुआ, क्वांट में एक क्वेश्चन गलत हुआ है। कौन सा गलत हुआ है देखना पड़ेगा। और जीके में भी एक क्वेश्चन गलत हुआ। लेट्स सी इनकरेक्ट क्वेश्चंस पहले देख लो। ये क्वेश्चन गलत हुआ है एक हमारा मैथ्स में, जिसमें 195 और 196 में एक कन्फ्यूज़न थी। तो ये वाला तो हमने देख लिया था सॉल्यूशन। जीके में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, मिस्ट योजना के तहत करंट अफेयर का क्वेश्चन था, अनअटेम्प्टेड। क्वांट में हम्म, इसका लगा के देखना था। इसका भी लगा के देखना था। ये क्या है, इसका माध्य आयु पूछिए तो इसमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो इनका पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45, 16 128, 170, 180, इन सब का मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको जोड़ेंगे अपॉन में सिग्मा एफ। इन सब को जोड़ के जो भी आएगा उससे डिवाइड करना है तो आ जाएगा। खैर अब इसके सॉल्यूशंस तो दे ही रखे होंगे, जो सा क्वेश्चन हमारा छूट गया, 2 3 क्वेश्चन छूटे हैं, इजी इजी हैं वो भी। ये वाला हमने देख लिया। ये 30 कौन सा था, 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज। निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में इतनी हो जाती है। ब्याज की गणना 10 मासिक 10 महीने पर गणना की जाती है। देखो 2.5 वर्ष है, 2.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24 और 6 30। तो 10 10 महीने के 3 स्लॉट बन जाएंगे, 10 10 10। ठीक है। और रेट कितना है, 12%, यानी 12 महीने के लिए 12% है, तो 10 महीने के लिए 10% का रेट हो गया। ठीक है। और 10 10% के रेट से बोला क्या इसने, राशि इतनी हो गई है। तो 10% का रेट 3 साल, 3 साल के 3 स्लॉट हो गए ना। तो 10 से 11, 10 से 11, तो राशि कितनी हो जा रही है, 1000 से 1331 इतनी हो जा रही है। और 1331 की वैल्यू दे रखी है ये। तो 1331 की वैल्यू दे रखी है ये। 1331 की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो नीचे ज़ीरो लगाएंगे, गया। हमें निकालनी किसकी वैल्यू, धनराशि। तो धनराशि कितनी थी, 1000। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 11 से 11 एकम 11 दूनी 22, 11 निम 99, ज़ीरो, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 से गया 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55। तो 7500 ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से इसका आंसर निकल जाता है। ठीक है। बाकी सारे तो हो ही गए थे। चलिए अब टाइम का भी थोड़ा सा इशू है, बाकी भी काम है। तो जो क्वेश्चन छूट गए आप उसका एनालिसिस करें ध्यान से, देखें कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, कौन से क्वेश्चंस आपने स्किप किए बढ़िया से। ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।